क्या मैं इसके स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ? जी हाँ, ले सकती हैं। अच्छा, तो सबको आवाज़ क्लियर है? हेलो। जी, मुझे क्लियर आ रही है। राहिल, आप बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? जैसे कि यस आ रही है। चलें, ओके ओके ओके। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये यूज़ होता है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। वेबसाइट की जो आप फ्रंट एंड पे चीज़ें देख रहे होते हैं, इमेजेस देख रहे होते हैं, ग्राफिक्स होती हैं, उसके साथ साथ टेक्स्ट होता है, वीडियोस होती हैं, और उसके अलावा जितना भी कंटेंट होता है ना वेबसाइट का, वो सारा के सारा बेसिकली इसके ज़रिए से मैनेज हो रहा होता है। तो वर्डप्रेस को आप इन सिंपल वर्ड आप ये समझ सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है वेबसाइट को बनाने के लिए, सही है। तो हम इस सेशन में और साथ साथ आगे इस कोर्स में हम जो पढ़ेंगे, पहले तो आपको जो है इंट्रोडक्शन दूंगा वर्डप्रेस का, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि वर्डप्रेस को आप यूज़ करने के लिए आपके पास किस तरह का सर्वर होना चाहिए, किस तरह की आपकी जो आपका सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है होस्टिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा। होस्टिंग वाला जो इंट्रोडक्शन होगा, उसमें आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि सिर्फ आपको बेसिक होस्टिंग का नॉलेज दिया जाएगा, मतलब कि किस तरह से आपने वेबसाइट होस्ट करनी है। बाकी अगर होस्टिंग की इंस्टॉलेशन और होस्टिंग की प्रॉपर सर्वर मैनेजमेंट वो इस कोर्स में शामिल नहीं होगी। लेकिन इतना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कम से कम एक वेबसाइट अगर पहले से कोई होस्ट हुई हुई है, तो आप उसको जो है ना उसको अपडेट कर सकें। उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, उसकी फाइल्स को अपडेट करना है, कोई नया वर्जन रिलीज़ करना है, तो आप उसको अपडेट कर सकें। बाकी जो सर्वर पहले से सेटअप हुआ है, उसके अंदर से आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकेंगे। सही है कि मतलब कि आपको अगर एक सेटअप किया हुआ सर्वर मिल जाता है, देन आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं एक वेबसाइट को ना। उसके अंदर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक डोमेन और होस्टिंग को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद होगा ओवरव्यू। ओवरव्यू में हमारा होगा वर्डप्रेस का ओवरव्यू, ठीक है। वर्डप्रेस का ओवरव्यू ये होगा कि आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में कम्प्लीटली आपको वन बाई वन एक एक स्टेप जो है बेसिक बिल्कुल सारी चीज़ें समझाऊंगा किस तरह से इसको यूज़ करना है। देन हम मूव कर जाएंगे थीम्स में। थीम्स में मैं आपको दो तरह की थीम्स जो है यूज़ करना सिखाऊंगा, एक तो फ्री और दूसरा पेड। जो पेड थीम्स हैं वो क्यों यूज़ करनी है, और फ्री थीम्स हैं जो उनके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, हम क्यों उनको जो है स्किप करें। तो पेड थीम की तरफ हम क्यों जाते हैं और उनमें कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। काफ़ी सारी मेरे पास पेड थीम्स पड़ी हुई हैं, ई कॉमर्स की स्टोर्स के लिए पड़ी हुई हैं। दूसरी उसके अलावा काफ़ी पेड थीम्स क्लाइंट्स की आती रहती हैं। तो वो जो जितनी भी थीम्स पड़ी हुई हैं उनमें से मैं कुछ ऐसी थीम सेलेक्ट करूंगा जिसके अंदर एटलीस्ट आपको इस तरह का नॉलेज हो जाए कि आपको किसी भी तरह की थीम दे दी जाए तो आप उसको एटलीस्ट उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर जो एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है डेवलपर की तरफ से, उसको आप पढ़ के जो है कम अज़ कम जो है उसको आप थीम को कस्टमाइज़ कर सको। देन हम मूव कर जाएंगे प्लगइन्स की तरफ। तो प्लगइन्स में आपको मैं प्लगइन की इंस्टॉलेशन कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा कि इसको किस तरह से आपने वेबसाइट में यूज़ करना है, और ये किस तरह से प्लगइन काम किस तरह से करते हैं और इनका क्या जो है ना हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। और प्लगइन ज़्यादा यूज़ करने हैं नहीं करने, अगर करने हैं तो किस तरह से इनको जो है ना यूज़ करना होता है। तो उसके अलावा आपको अगर आपके अंदर से कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसको ये नॉलेज चाहिए हुआ कि हम एक बने बनाए प्लगइन को किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं, तो वो भी मैं उसे सिखा दूंगा कि आप एक प्लगइन को किस तरह से उसकी जो फाइल्स हैं उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं, या एक थीम है जो उसमें किस तरह से हम एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होगा क्योंकि उसमें आपको सीखना पड़ेगा PHP और ये जावास्क्रिप्ट हो गया। तो ये अगर आपको PHP नहीं आती, देन आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कि इसकी थीम्स और प्लगइन्स की कस्टमाइजेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये हम डेवलपमेंट नहीं सीख रहे इसमें इस कोर्स में। तो आपको मैं इस तरह से सिखाना चाह रहा हूँ कि आप बग़ैर कोई चीज़ मतलब कोड किए आप वेबसाइट तैयार कर लें। आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट भी तैयार करवानी है और उसके साथ साथ लैंडिंग पेजेस और कोई बनी बनाई वेबसाइट्स हैं वो तैयार करवानी है। उसके अलावा आपको वेबसाइट्स की माइग्रेशन किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम साथ साथ जो है ना चलते रहेंगे इस सेशन में, इस कोर्स में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ठीक है।
वर्डप्रेस का आपको मैंने बता दिया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये ब्लॉग्स के लिए, और इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है डायनामिक वेबसाइट। तो डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, और यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। डायनामिक वेबसाइट बेसिकली वो वेबसाइट होती है जिसका जो कंटेंट होता है ना, वो एट दी रन टाइम, जब वो वेबसाइट आप विज़िट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे चेंज हो रहा होता है, ठीक है, उस पर अपडेट हो रहा होता है। और जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं वो HTML की वेबसाइट्स होती हैं, वो उनके पेज स्टैटिक रहते हैं, वो चेंजेस उनमें नहीं हो रही होती। तो वर्डप्रेस की जो डायनामिक वेबसाइट्स हैं, क्या जो हमारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं, वो भी डायनामिक वेबसाइट्स हैं, तो डेफिनेटली वो भी डायनामिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ब्लॉग्स हो गए, लैंडिंग पेजेस हो गए, उसके अलावा जितने भी जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, ये सारी के सारी इसमें शुमार होती हैं। तो वर्डप्रेस एक बेसिकली जो वर्डप्रेस का CMS होगा, वो एक आप उसे बैकएंड भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप अपनी वेबसाइट की सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ CMS। तो CMS आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ नहीं होता। ये आपके हो सकता है पर्सनल कंप्यूटर में, लेकिन वो जो वेबसाइट होती है ना, वो सर्वर पे या इंटरनेट पे लाइव नहीं होती, उस वेबसाइट को कोई विज़िट नहीं कर सकता, सही है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को, वर्डप्रेस को, अपने एक लाइव सर्वर पर रख के, किसी होस्टिंग में रख के यूज़ करें, देन आप जो है इसको मतलब कि अपनी वेबसाइट जो बनाएंगे वो लाइव सर्वर पे, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। तो बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यही काम करता है कि एक वेबसाइट की फाइल्स को मैनेज करना, डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बाकी इसकी जो इनिशियल रिलीज़ थी उसके बारे में दिया हुआ है, इसके जो फाउंडर हैं जिन्होंने डेवलप किया, और फिर उसके बाद ओपन सोर्स इसको किया 2009 में। ओपन सोर्स बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो ओपन सोर्स मतलब कि फ्रीली अवेलेबल है। अब आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। ये आप नहीं, जो डेवलपर्स हैं वो लोग करते हैं इसमें चेंजेस। तो आपको इन चीज़ों में जो है अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता से आगे ग्रो करेंगे, देन आपको पता लग जाएगा कि ओपन सोर्स क्या है और ओपन सोर्स होने की वजह क्या है वर्डप्रेस की। और उसके अलावा वर्डप्रेस अगर ओपन सोर्स है, देन वर्डप्रेस जो है वो किस तरह से, वर्डप्रेस की जो कंपनी है वो किस तरह से इससे कमाती है, तो उसको किस तरह से इस चीज़ से अर्निंग हो रही होती है। आप सबको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी चलें, ओके। अच्छा, तो इस पॉइंट तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें। सर, वो मेरा एक दोस्त था जो ज्वाइन करना चाह रहा था, वो कह रहा है ज्वाइन नहीं हो पा रहा। एक मिनट मैं करवा देता हूँ। आप उसे कहें, एक मिनट, अफ़ान नाम है। जी एक मिनट, हो गया, उससे कंफर्म कीजिए। अच्छा, वो कह रहा है हो गया। ओके ओके। अच्छा, उसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई आपने कोई चीज़ पूछनी है तो वो बता दें किसी ने भी। ये से स्लाइड आपके सामने आ रही है ना, तो इसमें से देख लें, आपने कोई चीज़, आपको जो ऐसी चीज़ हो जो समझ ना आ रही हो, आप पूछ सकते हैं। ये जो कुछ मैंने बोला है उसमें से कुछ आपको समझ ना आया हो, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। थ्योरी पहले लेके चलनी है हमने इसको, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। बगैर जो है इस तरह से मैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं करवाता, मैं दोनों चीज़ें साथ लेकर चलूँगा। मेरे सामने स्लाइड नहीं आ रही। नहीं आ रही? जी बाकी सबको आ रही है? जी आ रही है। आप ना ये आ रही है। आप उधर क्लिक करें, ये मेरे नाम पे ना, आपके जी पास स्लाइड आ रही होगी। नहीं, मेरे पास वो सफान टेक लिखा हुआ आ रहा है बस। हाँ, वहाँ पे क्लिक करें। एक मिनट, मैं दोबारा नहीं शेयर आ करता रही हूँ, है। दोबारा शेयर करता हूँ। जी, अब आ रही है?
जी आ रही है। मेरे पास अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं। अब आई है। आ गई है, ओके ओके। अच्छा, तो CMS का सबको पता लग गया CMS क्या होता है? जी। अच्छा चलें, मैं आपको ना एक चीज़ और दिखा देता हूँ अभी। जब हम गूगल में जाते हैं ना और सर्च करते हैं, एक मिनट, आपको स्क्रीन नहीं आ रही होगी, मैं शेयर करता हूँ। जी अब स्क्रीन है आपके पास विजिबल? जी जी आ रही है। चलें, जब हम सर्च करते हैं ना गूगल में जाके वर्डप्रेस को सर्च करते हैं तो हमारे पास दो वेबसाइट्स आती हैं, एक आती है wordpress.com और एक आती है wordpress.org। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम किसको यूज़ करने जा रहे हैं? ठीक है, जो wordpress.com है ना, इसको बेसिकली आप उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर तो आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है और आप डेवलपर भी नहीं है, आपको डेवलपमेंट का नॉलेज भी नहीं है, आप जस्ट एक मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं, होस्टिंग डोमेन सारी चीज़ें वहीं एक ही प्लेटफॉर्म से आप परचेज़ करना चाहते हैं और मंथली फ़ीस देना चाहते हैं, देन आप जो है wordpress.com जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो wordpress.org जो है हम ये यूज़ करेंगे। ये बेसिकली इसके अंदर हम वर्डप्रेस की जो कोर फाइल्स होती हैं ना, उनको हम डाउनलोड करके और उसको अपने एक लोकल होस्ट सेटअप करेंगे, लोकल होस्ट में उसको इंस्टॉल करके उसके बाद उसके अंदर वेबसाइट को जो है ना क्रिएट करेंगे। उसके अलावा हम इसी सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड करके अपनी होस्टिंग या अपने सर्वर पे, अगर हमारे पास होस्टिंग है, एक डोमेन है, देन आप उस पे जो है इसको होस्ट करके इसको होस्ट करें, इसको इंस्टॉल करें, देन आप जो है इसके अंदर अपनी वेबसाइट बनाएं। तो ये आपको हेल्प करता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। सही है, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। अगर किसी को नहीं पता तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ कि ये इसके अंदर जो फीचर्स हैं इस वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो एक वेबसाइट में जितने होते हैं, जैसे एक मेन्यू होता है, उसके अलावा नीचे स्लाइडर्स लगे हुए होते हैं, नीचे कुछ प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं, फिर उसके अलावा नीचे कुछ और लेआउट लगे हुए होते हैं, उसके अलावा फुटर लगा हुआ होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, पोस्ट होती हैं। तो इन सब चीज़ों को डेवलप करने, मैनेज करने के लिए आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हो। जब आप इस पे आएंगे ना wordpress.org पर, तो आपने यहाँ पे गेट वर्डप्रेस करना है या आप यहाँ पर वर्डप्रेस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका ना लेटेस्ट वर्जन हर टाइम पे मिलेगा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, जो भी न्यू रिलीज़ हुआ होगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं रिकमेंडेड PHP जो है 7.4 है। इसका मतलब क्या है कि जो जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, अगर आपकी लाइव होस्टिंग है, अगर आपका लोकल सर्वर है, ठीक है, कुछ भी है, आपका जो PHP का वर्जन होगा ना, वो मिनिमम जो है ना आपका 7.4 होना चाहिए। अगर वो 7.3 हुआ देन ये वर्डप्रेस काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ एरर दे देगा। और MySQL का जो वर्जन होगा वो 8.0 होगा। ठीक है, या MariaDB जो भी है, इसको आप जो है वर्जन को आप देख लेंगे। ठीक है, अगर आपके वर्जन जो है इसके साथ मैच नहीं होते, देन आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं इसके, अगर 7.4 से ग्रेटर हुआ तो ये काम करेगा, डेफिनेटली ये काम करेगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, जो भी PHP का लेटेस्ट वर्जन चल रहा होता है ना करंट टाइम में, फॉर एग्जांपल वो चल रहा है 8.2, तो आपने 8.1 पे रहना है। ठीक है, जैसे न्यू रिलीज़ होने वाली होगी फिर आपने 8.2 पे चले जाना है, ताकि आप किसी किस्म की जो डेवलपमेंट में अगर कोई बग्स रह गए हैं, कोई चीज़ें रह गई हैं, तो आप उसको फेस ना करें, तो आपकी वेबसाइट एक स्मूथली जो है ना काम करती रहे। ठीक है, आपके क्लाइंट में भी बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका जो PHP वर्जन है ना वो अपडेट नहीं हुआ होता, तो उसको जो है ना अपडेट करने के लिए वो आपके पास आते हैं कि आप इसको जो है ना, हमारी वेबसाइट फ़लाँ चीज़ जो है ना सही काम नहीं कर रही। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनमें कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है कि कुछ स्टोर ऐसे होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ये फिर आपको फर्दर साथ साथ पता चलती रहेंगी। तो फिर आपने PHP वर्जन कहाँ से चेक करना है, कैसे इसको अपग्रेड करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, वर्डप्रेस को किस तरह से अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो कल आपने क्या करना है,
आपने ये वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको डाउनलोड करके इसके बारे में जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये भी आपको पता हो। नेक्स्ट एक मिनट, मैं दोबारा से स्लाइड शेयर करता हूँ। जी स्क्रीन आ रही है आप सबके पास? जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं जो वर्डप्रेस यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आपको पेड नहीं करना इसके लिए कुछ भी, फ्री है ये। आप इसको डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर वेबसाइट बनाएं। अगर होस्टिंग भी नहीं है देन आप एक लोकल होस्ट जब सेटअप करते हैं, लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है? लोकल होस्ट आपके जो कंप्यूटर है ना आपके पास, इसको वो बना देता है एक सर्वर। इसके अंदर PHP भी हो जाता है इंस्टॉल, इसके अंदर MySQL भी हो जाता है डेटाबेस। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए, वो सब की सब इसके अंदर जो है आ जाती हैं। मतलब आपका जो सिस्टम है ना वो सर्वर की तरह काम करने लग जाता है। तो ये ओपन सोर्स है, मतलब आपने पैसे नहीं देने, इसको फ्री में आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इस पर वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट बना के उसको फिर जो है डाउनलोड कर, उसका बैकअप एक जनरेट करके फिर आप किसी को सेल कर सकते हैं, अपने होस्टिंग में जाके अपलोड कर सकते हैं, सही है। और नेक्स्ट इसके बाद है कि इसके अंदर अभी आपको शायद नॉलेज ना हो CSS का। तो CSS बेसिकली यूज़ होती है डिज़ाइन के लिए ना, एक वेबसाइट के अंदर डिज़ाइनिंग करनी हो तो उसमें CSS यूज़ होती है। तो इसमें आपको एडवांस बातें अभी बहुत आगे लगेंगी, मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। तो ये डिज़ाइन के लिए जो है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं ईज़िली। आप जो है ना जो भी एक थीम दिया हुआ है आपको, अगर CSS का नॉलेज है आप उसको ईज़िली जो है उसके डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है कि मेरी जो वेबसाइट है इसके कलर और इसकी जो लेआउट की पोजीशनिंग है या जो भी CSS रिलेटेड आपको टास्क दे देता है ना, तो वो आप क्या करते हैं उसको आप CSS में जाके वर्डप्रेस के अंदर थीम के अंदर एक style.css की फ़ाइल होगी, ठीक है। उसको आप एडिट करेंगे तो उसके अंदर CSS लिखी हुई मिल जाएगी आपको। आपने वहाँ से जो जो चीज़ें चेंजेस करनी होंगी ना तो आप उसको ईज़िली जो है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लगइन्स जो है ना फ्रीली अवेलेबल हैं, मतलब कि हज़ारों में लाखों में प्लगइन्स अवेलेबल हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट एक टाइम पे उसके अंदर फ़ीचर काम कर रहे हैं 10, तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर ऐड करने हैं तो आपने उसके अंदर कुछ न्यू प्लगइन लगाने हैं जो आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फॉर्म जो है उसके अंदर लगाना है, तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो है प्लगइन इंस्टॉल करके उसके अंदर लगा दूंगा। मतलब कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या करेगा, वो मेरी वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म की जो फ़ीचर होगी वो उसको जो है अवेलेबल कर देगा, मैं उसको यूज़ कर सकूँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अलावा मैंने कुछ ऐड करना है, एक मिसाल है मैंने कोई सिक्योरिटी लगानी है, कुछ स्पैम या कुछ चीज़ें बग्स वगैरह हैं कोई रिमूव, उसको सिक्योरिटी के लिहाज से ना मैंने वो अपनी वेबसाइट को जो है ना सिक्योर करना है। तो उसके लिए मैं ऐसे तो सिक्योर नहीं कर सकता ना, जब मैं कोई प्लगइन लगाऊंगा देन वो जो है उसको सिक्योर कर देगा, उसके अंदर कोई वायरस या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आ सकती, ठीक है। तो प्लगइन्स आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ये अभी तो सिर्फ बेसिक इसका टाइटल दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद जो है SEO के जो टूल्स हैं ना, अगर आप बात करें ना वर्डप्रेस की और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उनकी, तो उसमें और इनमें डिफरेंस ये है कि आप वर्डप्रेस की SEO बड़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स मिलते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये फ़लाँ जगह पे ये प्रॉब्लम्स हैं, आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ होनी है, आपके टाइटल सही नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, आपके टैग सही नहीं है, वटेवर जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी वो आपको बता देता है कि ये चीज़ें आपको ऑप्टिमाइज़ करनी है, देन आपकी साइट की SEO हो जाएगी, ठीक है। तो ये SEO के टूल्स इसमें फ्रीली अवेलेबल भी हैं और पेड भी हैं, ज़्यादा यूज़ पेड होते हैं। और इसकी जो कस्टमाइजेशन है ना वो इजी है। इजी से मुराद ये है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, एक चीज़ और आपको बता दूं, आप अगर एक फुल स्टैक प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं ना,
तो आप सुनते जाएं। आपको PHP आनी चाहिए, आपको HTML आनी चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, आपको jQuery आना चाहिए, आपको फ़ोटोशॉप आना चाहिए, आपको फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको MySQL आना चाहिए, आपको सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, होस्टिंग्स वगैरह का ना। देन जाके और आपको बैक एंड डेवलपमेंट का भी जो है नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिला के फिर आप क्या करते हैं, फिर आपको आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन जाते हैं। और देन आपके लिए क्या होगा और डिफरेंस क्या है ये आपको बता दूं कि जिस बंदे को ये सारी चीज़ें नहीं आती और जिस बंदे को ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें और आप में फ़र्क क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि वो एक प्रोफेशनल डेवलपर बन जाता है जिसको इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना, तो वो एक समझ लें कि उसकी चार्जेस उसके ज़्यादा, उसकी डिमांड ज़्यादा, उसको किसी भी कंपनी में फौरी तौर पे हायर करने में देर नहीं लगाएंगे उसको, ठीक है, और उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो हायर करेंगी। आपको क्या होगा, और दूसरा उसके अंदर ना कंपटीशन कम होगा। मतलब आप किसी भी फ्रीलांस मार्केट पे चले जाएं, वहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर कम मिलेंगे, जो बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। सही है, मतलब कि बेसिक्स तो हर कोई सीख सकता है ना, वो क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वेबसाइट बनानी है, एलिमेंटर में बनानी है या WP बेकरी में बनानी है या कोई थीम लगा के बनानी है, वो आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे ना, देन आपके लिए मार्केट जो है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपको जो है ना जॉब्स उसमें ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास स्किल्स होती हैं। तो ये आपकी जो बेसिक स्किल्स होंगी, जो भी प्रोफेशनली डेवलपर बने हैं या जो भी इस स्टेज पर हैं कि जिनको इतनी चीज़ें आती हैं, वो सारी इन चीज़ों से सारे गुजर के जाते हैं। जब तक आपको इसका इमेज नहीं पता होगा, जब तक आपको इन सारी चीज़ों का नहीं पता होगा, तो आपको आगे नहीं समझ आनी। तो जब आप ये सारी चीज़ें कवर कर जाएंगे ना, आपको रोड मैप मिल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने किस तरह से पहले कौन सी चीज़ सीखनी है, पहले मैंने HTML सीखनी है या PHP सीखनी है और क्यों सीखनी है, ठीक है, और PHP ही क्यों सीखनी है वर्डप्रेस डेवलपर के लिए। सही है, ये सारी चीज़ें आपका माइंड खुद प्रोड्यूस करेगा। ये सवाल आप खुद रिसर्च कर रहे होंगे, PHP क्यों सीखनी है, आपको मैं रीज़न दे देता हूँ। PHP बेसिकली जो वर्डप्रेस है ना, ये डेवलप ही PHP में हुआ है, ये बना ही PHP में है। इसकी जो इसकी कोर फाइल्स हैं ना, वो PHP में डेवलप हुई हुई हैं। उसके अलावा जो PHP है ना, PHP एक जनरल पर्पज़ की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग जो है ना, वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको आप किसी दूसरी लैंग्वेज में जो है उसको बिल्ड कर सकें, उसका जो कोड है ना वो उसमें लगा सकें। ये आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, ठीक है। एक मिसाल है, आपके पास PHP का कोड है, आप उसको HTML में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। सही है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करना था कि इसके अंदर PHP इसी वजह से यूज़ होती है क्योंकि जो वर्डप्रेस है ना, ये PHP प्रोग्रामिंग से बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। अच्छा, कस्टमाइजेशन आपको फ़िलहाल सिर्फ वेबसाइट बनाना सारी चीज़ें सिखा दूंगा, लेकिन PHP की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी। आप बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। और उसके भी ना $500 $1000 जो है चार्ज कर रहे होते हैं लोग। उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, उनको PHP इवन नहीं आ रही होती, उनको HTML की बेसिक आती है, बस CSS आती है, और वो $1000 तक जाके चार्जेस कर ले रहे होते हैं, ठीक है। और आजकल बहुत ज़्यादा वैसे भी जो है इस तरह की, मतलब कि जैसे आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, आपके पास एलिमेंटर है, आपके पास WP बेकरी है, या आपके पास बहुत प्रोफेशनल डेवलपर्स में इतनी बड़ी बड़ी थीम्स बना के दी हुई हैं और उनके अंदर अपना एक सिस्टम बना के दिया हुआ है कि आप उस थीम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फर्दर दिखाऊंगा मैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि ये आपको जो है अलाउ करता है कि आप डिफरेंट यूज़र्स को ऐड कर सकें। आपकी एक मिसाल है, आप एक एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, या आपने आगे कोई टीम हायर की हुई है, या आपके क्लाइंट ने आपको भी काम दिया हुआ है, किसी दूसरे को भी काम दिया हुआ है, तो वर्डप्रेस में आप जो है एक टीम को हायर कर सकते हैं, किसी को एडमिन बना सकते हैं, किसी को एडिटर, कंट्रीब्यूटर, डिफरेंट आप जो है रोल उनको दे सकते हैं, और वो फिर अपना अपना काम करते रहते हैं। तो आपकी वेबसाइट भी एज ए ऑनर, आपकी वेबसाइट भी सिक्योर रहती है, और डिफरेंट लोग भी आपकी वेबसाइट पे काम, कोई पोस्ट कर रहा होगा, कोई पोस्ट को एडिट कर रहा होगा, कुछ मतलब कोई लोग अपडेट कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें वर्डप्रेस में अलाउ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, आपके पास जो मीडिया फाइल्स होती हैं, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ये सारी चीज़ें आप इजीली जो है उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। आप उसको जो है एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी फीचर्स आपको मीडिया में मिल जाती हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेज क्या हैं इसके। तो प्लगइन्स जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि कितने प्लगइन्स, ये मैं बीच में शायद बोला हूँ पहले कि प्लगइन्स कितने यूज़ करने हैं और यूज़ करने हैं नहीं करने। जब आप ज़्यादा प्लगइन यूज़ करते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट को डाउन कर देते हैं। वेबसाइट को जो है, वेबसाइट की जो स्पीड है वो डाउन हो जाती है। जब लोड होती है, कोई विज़िटर आता है तो वो आपकी वेबसाइट को डाउन करते हैं। ज़्यादा प्लगइन यूज़ नहीं करने, जो आपको ज़रूरत है वो करें। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर एक प्रोफेशनल फुल स्टैक डेवलपर होगा ना, तो वो प्लगइन कम यूज़ करेगा। वो कोड से ज़्यादा खेलता है, उसको प्लगइन से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं प्लगइन से, वो कोड के थ्रू ही अपनी चीज़ें मैनेज कर लेता है। अच्छा, PHP, CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो नॉलेज है ना, ये आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप एक मार्केट में रहना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट इसकी इतनी समझ होनी चाहिए कि आप इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको समझ सकें, या उसके अंदर से कुछ रिमूव कर सकें, या उसके अंदर से कुछ नया आप फाइंड कर सकें। आपको सोल्यूशन सर्च करना आता हो, वहाँ से अगर आपको कोई कोड मिलता है तो आप उसको पता हो आपको कौन सी फ़ाइल में मैंने जाके ये कोड लगाना है, देन मैं जो है इस चीज़ पे, मेरी वेबसाइट पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर, हाँ, लॉस ऑफ डाटा, बैकअप, कॉपी। मतलब कि अगर आपका सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, या कोई उसमें वायरस आ जाता है, या कोई बग्स कोई हैक कर लेता है, तो आपकी जो डाटा है वो लॉस्ट हो सकता है, या आपका सर्वर सम टाइम क्रैश हो जाता है। बहुत सारी रीज़न्स हैं इसके पीछे। तो जब जो है आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। मॉडिफाइंग, और उसके अलावा टेबल्स डिफ़िकल्ट हैं। जो टेबल्स क्या होती हैं, आपके जो MySQL डेटाबेस है ना, उसके अंदर टेबल्स जनरेट हो रही होती हैं, तो वो जो टेबल है ना, उनको मैनेज करना वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपको जो है, इन चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें मैं इस कोड के या इस तरह की प्रैक्टिस के बगैर सिखाऊंगा। लेकिन एंड पे आके आपको ये सारी चीज़ों का जो है एक लंबा जो है सेशन लेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको, सारी 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूंगा कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। फिर आप लोगों में से जो बंदा सीखना चाहेगा, जिसने आगे PHP सीखनी होगी, HTML सीखनी होगी, या जिसने ये MySQL सीखनी होगी, या जिसने बनी बनाई वेबसाइट को बगैर प्लगइन, बगैर किसी चीज़ के कोड से अगर उसने सीखना है, तो वो भी सिखाऊंगा। अच्छा, उसके अलावा होस्टिंग एंड सर्वर का नॉलेज आपको होना चाहिए। वेबसाइट, आप ज़ाहिर है अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं, आपको होस्ट करनी नहीं आती, तो फिर आपके लिए वर्डप्रेस का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं है तो समझ लें कि ये फिर जो है ना, ये वर्डप्रेस का डिसएडवांटेज है कि आपके पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है। आप सबको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी आज जी आ रही है। चलें, ओके। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं wordpress.org। ये मैंने आपको अभी दिखाया भी है सर्च करके। वर्डप्रेस जो .org है ना, इस वेबसाइट पर जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि कोडिंग से वेबसाइट ज़्यादा अच्छी बनती है या वर्डप्रेस से? जी। कोडिंग से वेबसाइट ज़्यादा अच्छी बनती है या वर्डप्रेस से? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वर्डप्रेस से क्या होता है? कोडिंग से वेबसाइट ज़्यादा अच्छी बनती है या वर्डप्रेस से? वर्डप्रेस से वेबसाइट अच्छी बनती है। हेलो, मैं कह रहा हूँ वर्डप्रेस से ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनती है या कोडिंग से? नहीं, कोडिंग से डेफिनेटली अच्छी बनती है। वर्डप्रेस में आपको चीज़ें लिमिटेड होती हैं, लेकिन आप जो वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं ना, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप जो है अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। और कोडिंग में उस सूरत में अच्छी वेबसाइट बनेगी जब आपकी कोडिंग में भी फुल एक्सपर्टीज़ होंगी। आपको कोडिंग का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आती है ना, तो कोडिंग में आप इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते जितनी आप वर्डप्रेस में बना लेंगे। वर्डप्रेस की मैं आपको वेबसाइट्स दिखा दूंगा कल कि कितनी बेहतरीन वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस में बनी हुई हैं। और वर्डप्रेस की आप जब आपने एक काम करना है सब ने, तो वहाँ पे ना गूगल में जाके आपने टाइप करना है कि वर्डप्रेस में कितनी वेबसाइट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है, इंटरनेट पे।
तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा लीडिंग जो है इस टाइम पे टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे ये CMS है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स बनी हुई हैं और ये हर तरह की वेबसाइट को सपोर्ट करता है। बड़ी से बड़ी कंपनीज़ भी हैं। इवन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इसकी भी बहुत सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई हैं और उसके अलावा USA की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ हैं और वो भी कंपनीज़ वर्डप्रेस को यूज़ कर रही हैं। कोडिंग को क्या है ना कि हर टाइम पे कोडिंग वाला बंदा अवेलेबल नहीं होता और फिर हर चीज़ को मैनेज करने के लिए या तो फिर वो ये काम करें कि एक साइड पे एडमिन डैशबोर्ड बना दें और दूसरा आपको जो है वो बना के दे दें फ्रंट एंड, आप ताकि बैक एंड से चीज़ें मैनेज करते रहें और उसको जो है फ्रंट एंड पे वो डेफिनेटली वो शो होता रहेगा। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं ना उसके लिए आपको प्रॉपर फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अगर आपकी नॉलेज है देन आप कोडिंग में जाएं, अदरवाइज़ आप जो है वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाएं, बेहतरीन वेबसाइट्स बनती हैं इसमें। अच्छा, तो कोडिंग में हम हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिस तरह की भी बनाना चाहें। हाँ बिल्कुल, जिस तरह की बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया ना, आपको HTML आना चाहिए, आपको PHP आना चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए और उसके अलावा आपको jQuery आनी चाहिए। उसके बाद आपको CSS और ये सारी चीज़ें मिला के अगर आपको, और उसके अलावा आपको डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए। अगर आप या आपको आप किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाते हैं, किसी वेबसाइट डिज़ाइनर से जो फ़ोटोशॉप में या एडोब XD में जिसमें भी डिज़ाइन फिग्मा वगैरह ये सारे यूज़ हो रहे हैं, इनमें वो आपको डिज़ाइन करके देता है, फिर आप उसको थ्रू कोड जो है बना रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं। फिर उसमें यह है कि आपको ना उसको मैनेज करने में, उसको अपडेट करने में आपको हर टाइम पे ना प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो वर्डप्रेस में ये है कि आपका क्लाइंट जो है इसको ईज़िली मैनेज कर सकता है, आप खुद ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर से पार्ट्स को उठा के वेबसाइट की चीज़ों को एक्सपोर्ट करके, एक मिसाल है मुझे पेजेस एक्सपोर्ट करने में पेजेस को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे एक एलिमेंटर है, एलिमेंटर में एक डिज़ाइन बना हुआ है, मुझे वो अच्छा लग गया, मैंने वो किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जाना है, तो मैं उसको एज ए टेम्पलेट सेव करके एक्सपोर्ट करके देन उसको दूसरे सर्वर पे जाके एलिमेंटर इंस्टॉल करके उसको इंपोर्ट करके फिर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप रीयूज़ हो सकते हैं, मतलब कि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका टाइम कम कंज्यूम होता है, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और कोई चीज़? बस ठीक। हाँ, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, wordpress.org जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा जो है समझ लें कि इसकी जो कस्टमाइजेशन है लिखा हुआ है ना, एबल टू कस्टमाइज़ कोर फाइल्स। कोर फाइल्स से मुराद जो wordpress.org से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसकी कोर फाइल्स, आपकी वेबसाइट की नहीं है वो वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी कोर फाइल्स हैं। उस सॉफ्टवेयर की कोर फाइल, जैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है एंड्रॉयड, ठीक है, आपको तो नज़र नहीं आता ना एंड्रॉयड की, आपका काम तो व्हाट्सएप से है या आपका काम फेसबुक से है, आपको एंड्रॉयड से तो काम नहीं है ना। लेकिन एंड्रॉयड की भी कोई कोर फाइल्स होंगी, वो डेफिनेटली वो भी होती होंगी, कस्टमाइज़ करते होंगे एंड्रॉयड डेवलपर जो हैं, जो जिनको ओपन सोर्स है ना, एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स है। अब सैमसंग को देख लें और ओप्पो को देख लें, दोनों कंपनीज़ एंड्रॉयड मोबाइल बना रही हैं, ठीक है। आपके पास ओप्पो है, मेरे पास सैमसंग है या कोई दूसरा मोबाइल है, तो क्या होगा उसमें मेरे वाले मोबाइल का जो डिज़ाइन होगा, जो उसमें लेआउट होगा वो डिफरेंट होगा, ओप्पो में डिफरेंट होगा। उसमें फ़र्क क्यों होता है ये? क्योंकि जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है ना, एंड्रॉयड है बेसिकली गूगल का, ठीक है। गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने आपको दिया हुआ है ओपन सोर्स करके कि यू कैन कस्टमाइज़ इट, ठीक है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन परमिशन उनसे फिर भी लेनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेड हैं, ओपन सोर्स उन्होंने नहीं दी हुई, तो वो लाइसेंस दिया हुआ है उनको। ओप्पो वाले क्या करेंगे, वो उसको कस्टमाइज़ करके अपनी तरह का उसके अंदर डिज़ाइन देंगे, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डालेंगे और देन उसको जो है ना अपने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर जाके उसको वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सैमसंग वाले अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं। तो ये कोर फाइल्स वो होती हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए नॉलेज आपको PHP का चाहिए, ठीक है। PHP अगर आपको आती है देन आप कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, उसके अलावा प्लगइन्स लगा के आप इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि इसके अंदर और फीचर्स को ऐड करते हैं। मेंटेनेंस जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि ईजी है, बैकअप ले सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपनी साइट को,
स्पैम जो होता है उससे आप जो है ना सिक्योरिटी, और उससे जो है आप, वरना कोडिंग में तो आपको फिर एक एक चीज़ अलग से डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए भी आपको कोड करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर आपको जो है टाइम टेकिंग होती हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ, wordpress.com पर। जी सर मैं कह रहा था कि अगर मैं मतलब फ्यूचर में चाहूँ कि HTML और वगैरह मुझे आती हो, HTML या CSS इनमें से, जी। और मैं चाहूँ कि सिर्फ PHP या MySQL वगैरह जो नहीं आती है वो सीख लूँ, तो वो आप हाँ सिखाएंगे? हाँ, वो मैं सिखाऊंगा। देखें, पहले पहले आपको मैं रोड मैप देता हूँ। आपने अच्छा सवाल किया है, आपको HTML आती है ना, आप HTML पहले सीखें, देन आप सीखें CSS, ठीक है। जब इन दोनों, फिर आपने अभी PHP को नहीं छेड़ना, आपने HTML और PHP में आप वेबसाइट स्टैटिक बनाना शुरू करें। जब आप देख लेना कि मैं HTML में अच्छी डिज़ाइन कर सकता हूँ, या आप कोई भी वेबसाइट उठाएं और उसको जो है ना आपने उसके डिज़ाइन को फॉलो करते हुए उसको बनाना है। उसके अलावा नेक्स्ट आपने गूगल में जाके HTML CSS वेबसाइट टेम्पलेट टाइप करना है, डाउनलोड, वो आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करके उनको देखना है कि इसके अंदर इन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे इन्होंने HTML कोड टाइप किया है, कैसे CSS टाइप किया है। जब CSS और HTML पे फुल आपकी कमांड आ जाए ना, देन आपने मूव करना है PHP में, ठीक है। PHP जब आप मूव करेंगे ना, PHP और CSS, और फिर क्या होगा, CSS और HTML को मिला के जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे ना, फिर आप थोड़ा बहुत कोड PHP का ऐड करने लग जाएंगे। आप अभी वर्डप्रेस से आपने दूर रहना है, आप इन दोनों तीनों को मिला के थोड़ा बहुत आप जो है कोड PHP का ऐड करना शुरू कर दें, फिर आपको ये लगने लग जाएगा कि मैं HTML और CSS से बनी हुई वेबसाइट में PHP भी अब इंक्लूड करता जा रहा हूँ। जब आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए, देन आप क्या करेंगे, देन आपने PHP एडवांस में आना है, फिर आप उसके बाद वर्डप्रेस की, अभी भी आप कोर फाइल्स कस्टमाइज़ नहीं कर सकोगे, फिर आपको वर्डप्रेस की थीम्स को देखना है जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप जैसे फ्री थीम्स हैं, 2024 है, आप इसको जो है डाउनलोड करें, इसके अंदर देखें किस तरह से इसकी थीम को जो है डेवलप किया है, इसके अंदर कहाँ PHP यूज़ की है, कहाँ HTML है, कहाँ CSS है, फिर आप इसका रिव्यू लेंगे, इसको चेक करेंगे, देन आपको जो है ना नॉलेज होगा, अच्छा थीम इस तरह से डेवलप हुई हुई है। फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने क्या सीखना है, अभी मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं जो मुझे PHP में अभी नहीं आती और इसमें यूज़ हुई हुई हैं। तो फिर आपको जो है ना एक प्रोफेशनली रोड मैप मिल जाता है कि अच्छा मैंने ये सारी चीज़ें इस तरह से कवर करनी है। और कोई चीज़? अच्छा, तो wordpress.com ये बेसिकली फ्री नहीं है, इसमें आपको पे करना पड़ता है। ये आपको मैंने यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसमें आपको पे करना पड़ता है। बाज़ जैसे आपको शॉपिफाई का पता है किसी को? हेलो जी, नहीं। हाँ, शॉपिफाई, थोड़ा बहुत पता था कि शॉपिफाई में वेबसाइट्स बनती हैं, ऑनलाइन स्टोर बनते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, वो मंथली फ़ीस लेते हैं आपसे ना, $24 या $26 या $26, उसके अंदर आप वेबसाइट बना के देते हो। कोडिंग उसमें भी नहीं करनी पड़ती है आपको। अगर आप कोडिंग कर सकते हो तो फिर आपकी फ़ीस भी हाई है, फिर आप अच्छे डेवलपर हो। अगर नहीं आती फिर भी आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो फ़ीस लेते हैं, वो फ्री नहीं है। शॉपिफाई बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो ये wordpress.com भी उसका एक अल्टरनेट समझने आप इसको, ये भी फ्री नहीं है। इसमें भी आपका जो क्लाइंट होगा ना, वो ये सोचेगा कि कौन मेरे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा, कौन मुझे होस्टिंग दिलाएगा, कौन SSL, ये सारी चीज़ें, वर्डप्रेस की फ़ाइलें, वेबसाइट की फ़ाइलें कौन मैनेज करेगा। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। तो उसने डेफिनेटली wordpress.com पे जाना है और उसने वहाँ से जो है अपना एक मेंबरशिप परचेज़ करनी है और वेबसाइट बना देनी है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। उसे एक CMS मिल जाना है। अच्छा, इसमें प्लगइन्स नहीं होते अवेलेबल, ठीक है, तो आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। लिखा हुआ है ना, अनेबल टू कस्टमाइज कोर फाइल्स। कोर फाइल्स डेफिनेटली वर्डप्रेस के जो टीम है उनके पास एक्सेस होगा, आपके पास तो नहीं होगा। आप तो सिर्फ वेबसाइट को बना रहे हैं और बस इसको मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे वर्डप्रेस का आपको मैंने बताया कि कोर फाइल्स को भी आप मैनेज कर सकते हैं, वर्डप्रेस की ओरिजिनल जो फाइल्स हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें नहीं कर सकते। तो उसके अलावा सिक्योरिटी एंड बैकअप्स है, तो सिक्योरिटी और बैकअप जो है इसके अंदर अवेलेबल है और सपोर्ट भी अवेलेबल है। ज़ाहिर है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वर्डप्रेस की टीम से बात करते हैं, तो वो आपसे फ़ीस ले रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने आपको सपोर्ट देनी है। तो आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। आप ये बता दें कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें सब।
नहीं obviously। अच्छा, कल क्या होगा, कल ना 12 बजे दिन को दिन को हम ज्वाइन करेंगे कल से, बल्कि 2-3 दिन की ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, किस तरह से वेबसाइट बनानी है, क्या करना है, ठीक है। लेकिन कल आप लोगों ने इसके बारे में ये जो चीज़ें मैंने, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं ठीक है, नहीं लिए तो आपको जो है स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, आप लोगों ने ये चीज़ें समझ लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप आगे जाके ना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे। हेलो सर अगर मतलब जैसे स्कूल का टाइम है तो क्या टाइमिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं? टाइमिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या टाइमिंग होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मेरे ना समर कैंप लगे हुए हैं तो 11 बजे तक मैं स्कूल होता हूँ। फिर कितने बजे आते हो आप? 11:15 बजे तक मैं घर पहुँच जाता हूँ। 1 बजे कर लेते हैं, 1 बजे, 1 बजे ठीक थोड़ा है। सा और करिए। कितने बजे? 2 थोड़ा बजे? सा और कर 2 बजे 2 बजे कर लें। चलें, 2 बजे दो कर कर लेंगे। लें। ये सारे जो है ना 2 बजे अवेलेबल होंगे, ठीक है। ठीक। कितने लोग हैं? नेटवर्क हाँ हाँ नेटवर्क तो कल कल चल रहा होगा, परसों और हाँ, उस दिन तो नेटवर्क ही बंद होगा। कल चलेगा बस। चलें, कल देख लेंगे, बाकी फिर जो है ना 10 के बाद, ठीक हो गया। ठीक है। और ये आपने ना इसका एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको मैंने कुछ एडवांस बातें कर दी हैं, उनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये अगर आप 1-2 मंथ लगा लेंगे ना तो इसमें आपको इतनी बेसिक्स आ जाएंगी कि आप कम से कम छोटे छोटे टास्क करेंगे। आपको अगर पूरी वेबसाइट बनानी नहीं भी आती ना, ये सब ने गौर करना है, आपको पूरी वेबसाइट नहीं बनानी आती, नो इशू, आपको एट लीस्ट उसके अंदर पोस्ट करनी तो आती हैं, आपको पेजेस को एडिट करना तो आता है ना, आपको पेजेस को अपडेट करना तो आता हो ना। इतना नॉलेज आपके पास होना हो जाएगा कि आप उसको छोटे छोटे टास्क तो कम से कम मैनेज करके आप अर्निंग करने लग जाओगे। सही है? ठीक है। और कोई है किसी की इसमें क्वेश्चन तो आप बता दें। मैडम इकरा, मुझे ये पूछना था कि डाउनलोड करना है इसे कल? हाँ, नहीं डाउनलोड मैंने आपको करके दिखाना है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। नहीं, आपको पता है कि मैं कंप्यूटर से नहीं आऊंगी, तो मैं इससे फ़ोन से ही आऊंगी, सो ये मेरा है थोड़ा सा। नहीं, आप डाउनलोड अभी ना करें, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करेंगे तो फिर आप यूज़ नहीं कर सकते इसको किसी उसमें ना, जब ये अभी ठीक है। मैंने यूज़ बताया नहीं है कि कैसे आप इसको डाउनलोड करके यूज़ करेंगे। तो ठीक है। कल शायद नहीं, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ना उससे परसों वाले दिन हम इसको डाउनलोड करके आपको, हाँ, परसों मैं कर सकती हूँ, ऐसे मैं घर पे हाँ होंगी, आपके so पास problem लैपटॉप नहीं तो है। है ना, तो आप उस पर जी इसको परसों कर सकती हूँ। तो इसके बाद फिर आपने इसको कर Thank लेना है। you. अभी 1-2 और भी लड़कियों ने आना था, लेकिन वो फिर किसी के पेपर्स हैं, किसी की कोई मसरूफियत, तो टाइम ऐसा था कि इस टाइम पे कोई अवेलेबल ही नहीं है घर के कामों में ना। सही। तो इसको इसलिए नहीं तो आज ज़्यादा टाइम देता मैं आपको, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आगे निकल जाएंगी तो फिर वो पीछे रह जाएंगी, तो इस वजह से। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। वेलकम।